हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋषभ गाड़ी चलाते हुए अंतरा से बात कर रहा था। उसके पीछे पुलिस आ रही थी। यह जानकर अंतरा घबरा गई। ऋषभ, मेरी बात मानो, जल्दी से फ़ोन रख दो। तुम्हें पता है यह खतरनाक साबित हो सकता है। अगर तुम्हें कुछ हो। अंतरा अपनी बात पूरी करे उसके पहले ऋषभ ने कह दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर भी तुम मुझसे प्यार तो नहीं करोगी ना। ऋषभ के यह कहने के अगले ही सेकंड एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और फ़ोन कट गया। अंतरा को बहुत फिक्र होने लगी। उसने तुरंत ऋषभ को कॉल बैक किया पर कॉल लगा नहीं। उसने 3-4 बार कोशिश की पर कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अंतरा पैनिक करने लग गई और वार्ड की तरफ दौड़ी। दरवाजे से ही वो बोलते हुए अंदर गई, विक्रांत, वो ऋषभ मुसीबत में है। हालांकि अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां विक्रांत और तन्वी नहीं थे, सिर्फ मिस्टर शैडो बेड पर लेटा हुआ था। अंतरा को इतना पैनिक देखकर मिस्टर शैडो को भी थोड़ी हैरानी हुई। अंतरा ने पूछा, विक्रांत कहाँ चले गए? मिस्टर शैडो ने अपनी हथेली खोलकर 5 उंगलियां दिखाई। इसका मतलब था कि वो 5 मिनट पहले ही निकल गए। अंतरा मन ही मन चिढ़ गई कि विक्रांत को इसी वक्त निकलना था। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और मिस्टर शैडो से पूछा, आपके पास विक्रांत का नंबर तो होगा ना? मिस्टर शैडो ने ना में सर हिलाया। अंतरा को याद आया कि सबसे पहली बार जब नर्स ने उसे कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया तब बताया था कि मिस्टर शैडो के फ़ोन में सिर्फ अंतरा का ही नंबर था, इसलिए नर्स ने उसे कॉल किया था। पर ऋषभ किस हाल में है यह पता नहीं था। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके बारे में अब किसे बताए। उसे परेशानी में देखकर मिस्टर शैडो को आखिर बोलना पड़ा। क्या हुआ अंतरा? अंतरा ने बताया, अभी अभी ऋषभ का मुझे कॉल आया था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी और फिर अचानक से एक जोर की आवाज़ सुनाई दी और फ़ोन कट गया। इसके बाद ऋषभ का फ़ोन ही नहीं लग रहा। मुझे डर है कि उसे कहीं कुछ हो ना जाए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी फैमिली को कैसे इन्फॉर्म करूं। यह कहते हुए अंतरा ने अपने माथे पर हाथ रखा और फिर उसे कुछ एहसास हुआ और उसने मिस्टर शैडो से पूछा, आप अभी बोले क्यों? डॉक्टर ने आपको मना किया है ना? मिस्टर शैडो अपने बेड से नीचे उतरा और अंतरा का हाथ पकड़ लिया। अब इमरजेंसी है तो बोलना पड़ेगा ना। चलो मैं तुम्हें ऋषभ के पास लेकर चलता हूँ। यह कहते हुए वो अंतरा को बाहर ले गया और पार्किंग में जाकर अंतरा को गाड़ी में बिठा दिया। अंतरा ने मना किया, पर आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है, आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, मिस्टर शैडो ने कह दिया। अंतरा, जिस तरह तुम्हें मेरी परवाह है, ठीक वैसे ही मुझे भी तुम्हारी परवाह है। अंतरा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। मिस्टर शैडो ने गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकली। उसके बाद अंतरा से कहा, डेविड को कॉल करो, उसे बोलो कि विक्रांत को कांटेक्ट करके ऋषभ के बारे में बताए। अंतरा ने बिना वक्त गवाए डेविड को फ़ोन करके सब बता दिया। 15 मिनट बाद डेविड का कॉल आया। अंतरा ने फ़ोन उठाकर स्पीकर पर डाला। सामने से डेविड ने कहा, मैडम, पता चल गया है। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर ऋषभ की गाड़ी ने टोटल 7 गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट किया है। 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और 7 लोग घायल हैं। यह सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। उसने पूछा, और ऋषभ? डेविड ने बताया, ऋषभ के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं, मैं पता लगा रहा हूँ। मिस्टर शैडो ने पूछा, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर एग्जैक्टली कहाँ हुआ है एक्सीडेंट? डेविड ने जवाब में बताया, थाने और मुलाड के बीच। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। डेविड ने फिर से कहा, मैडम, मिस्टर ग्रोवर से भी बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि आप बॉस का ध्यान रखो, बाकी हम सब लोग देख लेंगे। मिस्टर शैडो ने अंतरा के हाथ से फ़ोन ले लिया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है डेविड, हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं और एक्सीडेंट साइट की तरफ आ रहे हैं। डेविड ने कहा, लेकिन बॉस, आपको आराम। मिस्टर शैडो ने फ़ोन काट कर अंतरा को दे दिया और उसे कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अंतरा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ऋषभ को उससे बेहतर
और कोई नहीं जानता था, खासकर उसकी ड्राइविंग। इसलिए उसके सुधीर मामा कभी ऋषभ की गाड़ी में नहीं बैठते थे। ऋषभ नॉर्मल मूड में इस तरह गाड़ी चलाता था और आज तो वो गुस्से में था। यह एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ था। बाकी लोगों की यह हालत थी तो ऋषभ की साल में होगा। इसके आगे सोचने की अंतरा की हिम्मत नहीं हुई। एक्सीडेंट वाली जगह मिस्टर शैडो के हॉस्पिटल से बहुत दूर थी। ट्रैफिक की वजह से वहां पर पहुंचने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगने वाले थे। अंतरा को बहुत फिक्र हो रही थी। वो बड़बड़ाने लगी, अगर ऋषभ को कुछ हो गया तो मैं उसके परिवार को क्या जवाब दूंगी? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मिस्टर शैडो ने अंतरा के हाथ पर अपना हाथ रखा। घबराओ मत अंतरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंतरा ने अपना हाथ खींच लिया और दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर कहा, अगर ऋषभ मर गया तो क्या आप उसे वापस जिंदा कर पाओगे? इस सवाल पर मिस्टर शैडो कोई जवाब नहीं दे पाया। गाड़ी में एक लंबी खामोशी छा गई। अंतरा को पता था कि मिस्टर शैडो को भी इस बात का डर सता रहा था। कुछ देर बाद फिर अंतरा का फोन बजा। उसने तुरंत उठाया। विक्रांत, ऋषभ के बारे में कुछ पता चला? विक्रांत ने उसे दिलासा दिया, डरने की कोई बात नहीं है। ऋषभ हॉस्पिटल में है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। यह सुनते ही अंतरा निढाल होकर बैठ गई। उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर की पूरी ताकत किसी ने खींच ली हो। विक्रांत ने अपनी बात जारी रखी, हालांकि ऋषभ भी बुरी तरह घायल हुआ है, पर डॉक्टर ने भरोसा दिया है कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। लगता है कि उसे लंबे टाइम के लिए बेड रेस्ट करना पड़ेगा। मुझे लगा ही था कि तुम परेशान हो रही होगी, इसलिए सोचा कि तुम्हें बता दूं। अंतरा ने एक गहरी सांस ली। अगर वो ठीक है तो फिक्र की कोई बात नहीं है, विक्रांत ने कहा। कबीर कहाँ है? अंतरा ने जवाब में कहा कि वह उसके साथ ही है और वो लोग एक्सीडेंट स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। विक्रांत ने कहा, मैं ऋषभ के साथ ही हूँ, तुम लोग वापस कबीर के हॉस्पिटल जाओ। वैसे भी ऋषभ मेरा भाई है, अगर उसके साथ कुछ हुआ है तो उसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। कबीर क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? अंतरा के पास इस सवाल का जवाब था, पर वो बोल नहीं पाई कि मिस्टर शैडो यह सब उसके लिए कर रहा है। विक्रांत ने आगे कहा, अब जल्दी से वापस जाओ और कबीर का ध्यान रखो। ऋषभ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके साथ ही हूँ। अंतरा ने ओके बोलकर फ़ोन रख दिया और फिर मिस्टर शैडो ने पूछा, ऋषभ ठीक है ना? अंतरा ने बताया कि वो घायल है और हॉस्पिटल में है, पर खतरे से बाहर है। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने चैन की सांस ली। अंतरा ने कहा, विक्रांत ने हमें वापस आपके हॉस्पिटल लौटने के लिए कहा है, आप यू टर्न ले लो। मिस्टर शैडो ने तुरंत गाड़ी नहीं घुमाई। उसके बदले उसने अंतरा से पूछा, पर तुम्हें ऋषभ से मिलना नहीं है? अंतरा दुविधा में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके पास जाए या नहीं। मिस्टर शैडो ने कहा, अगर ऋषभ तुम्हारे लिए खास है और तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। मिस्टर शैडो ने फैसला अंतरा पर छोड़ दिया, पर ऐसे हालात में अंतरा क्या करती? ऋषभ और मिस्टर शैडो दोनों ही हॉस्पिटल में थे और दोनों को किसी की ज़रूरत थी जो उनका ख्याल रखे। हालांकि ऋषभ के साथ विक्रांत और उसका पूरा परिवार था, पर मिस्टर शैडो का क्या? वो जिंदल परिवार का बड़ा बेटा था, पर फिलहाल उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ परिवार से कोई नहीं था। अशोक शायद बाहर होगा, इसलिए वो अभी तक मिस्टर शैडो से मिलने नहीं आया था। किरण को तो मिस्टर शैडो से कोई मतलब ही नहीं था। नैतिक और ऋषिका कहाँ है यह पता नहीं था। बची सिर्फ दादी, जो कि खुद ही बीमार थी। मिस्टर शैडो के साथ कोई नहीं था। उसे फिलहाल किसी के सहारे की ज़रूरत थी। आखिर अंतरा ने फैसला लिया और कहा, चलिए वापस आपके वाले हॉस्पिटल चलते हैं। मिस्टर शैडो ने पूछा, तुमने ठीक से सोच लिया ना? अंतरा ने जवाब में कहा, हाँ, ऋषभ जब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा उसके बाद मैं उससे मिल लूँगी। वैसे भी उसका पूरा परिवार अभी वहाँ पर मौजूद होगा। इस वक्त मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। मिस्टर शैडो ने ज़्यादा कुछ ना पूछते हुए सिर्फ ओके कहकर अगले यू टर्न से गाड़ी मोड़ ली। ऋषभ के एक्सीडेंट की बात आग की तरह फैल गई थी। यह खबर सुनकर किरण की आंखें चौड़ी हो गई। उसने पूछा, कार एक्सीडेंट? वो भी ऋषभ का? 4 साल तक उस आदमी की कोई खबर नहीं थी।
जिससे इशिका को शादी करनी थी, और अब खबर आई तो सीधे उसके एक्सीडेंट की। किरण इस वक्त एक नाइट क्लब के स्टोर रूम में थी। अगर लता ने उसे यहाँ आने के लिए नहीं कहा होता तो किरण ऐसी जगह पर अपनी जिंदगी में कभी कदम भी नहीं रखती। लता की अब ऐसी हालत हो गई थी कि वो इस नाइट क्लब में साफ सफाई का काम करती थी। उसने हाउसकीपिंग के कपड़े पहन रखे थे। लता ने इतने सालों में कभी भी किरण से दोस्ती नहीं तोड़ी थी, और किरण के स्टेटस की औरतों ने तो उसके साथ कोई रिश्ता रखा ही नहीं था। इसलिए उसके पास भी बातें करने और अपनी भड़ास निकालने के लिए सिर्फ लता ही थी। लता ने अपना फ़ोन किरण के हाथ में दिया। आप खुद ही देख लो किरण जी, यह खबर इंटरनेट पर आ चुकी है। यह वही ऋषभ है जिसने अंतरा के लिए आपकी बेटी को ठुकरा दिया था। अंतरा ने उसे इस तरह अपने पीछे पागल बना दिया था कि उसके मरने के बाद भी ऋषभ आपकी बेटी के पास लौट कर नहीं आया। अंतरा का नाम सुनकर किरण की आंखों में गुस्सा उतर आया। सही कहा तुमने, अंतरा पिछले जन्म में जरूर कोई जादूगरनी रही होगी। अंतरा के मौत के गम में ऋषभ मेरी बेटी के पास तो क्या, उसके खुद के परिवार के पास भी नहीं लौटा। खैर, मुझे ऋषभ और कबीर की बिल्कुल नहीं पड़ी। गुस्सा तो मुझे इस बात पर आता है कि मेरा नैतिक भी उस शातिर अंतरा के पीछे बावला हो गया है। पता नहीं कितने वक्त से वो घर ही नहीं लौटा है। लता ने किरण के जले पर नमक छिड़का। पर आप तो कह रही थी कि वो कहीं घूमने गया है। इतने दिनों में तो इंसान पूरी दुनिया घूम ले। किरण ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, सब बहाने हैं। असली बात यह है कि अंतरा की मौत की खबर सुनकर वो बहुत बेचैन हो गया था। अगर उस वक्त कबीर जलकर हॉस्पिटल में ना पड़ा होता तो वो अपने भाई से लड़ पड़ता। हालांकि किरण को नैतिक पर इस बात का ज़्यादा गुस्सा इसलिए था क्योंकि 4 साल पहले उसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया था कि उसे जिंदल परिवार की दौलत में से कुछ नहीं चाहिए। यह कहने के बाद वो पता नहीं कहाँ भटकने निकल पड़ा था। इसी का लड़की थी और अब तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसने नाम कमा लिया था। उसे पहले से अपने फैमिली बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए अशोक ने पूरा बिजनेस कबीर के नाम कर दिया। सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज, थोड़े बहुत शेयर्स और पैसा नैतिक और इशिका को आधा आधा बांट कर दे दिया। हालांकि इन सब चीज़ों की कीमत फिर भी फिक्स्ड होती है, इसमें बढ़ावा होने के चांसेस बहुत कम है। असली सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो बिजनेस ही था जो कि कबीर को दे दिया गया था। इस बात को लेकर किरण को बहुत गुस्सा आया था। किरण अभी भी चाहती थी कि जिंदल ग्रुप का बिजनेस उसके बच्चों के नाम हो जाए, पर उसके पास साजिशें रचने का दिमाग नहीं था। हालांकि यह टैलेंट अभी भी लता में था, और आज उसने किरण को इसी सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया था। जैसे ही बिजनेस कबीर के नाम हो गया, वैसे ही किरण के फ्रेंड सर्कल में सारी औरतों ने किरण के साथ धीरे धीरे बात करना कम कर दिया। वो सिर्फ नाम की मिसिस जिंदल रह गई थी। वो बहुत अकेली हो गई थी, और इस बात का लता ने फ़ायदा उठा लिया। लता के पास मीठी बातें करने की और चापलूसी करने की कला तो पहले से थी। किरण के अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर लता ने उसके साथ टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ लिया। लता किरण के साथ वक्त बिताती और बदले में किरण उसे पैसों की मदद कर देती। आज भी लता ने किरण को इसी इरादे से बुलाया था कि दो प्यार भरी बातें करके थोड़े पैसे ऐंठ लिए जाएं। और इत्तेफाक से ऋषभ के एक्सीडेंट की खबर मिली और दोनों अतीत की बातें याद करने लगी। किरण ने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछते हुए कहा, नैतिक ने कभी अपने मुंह से यह नहीं कहा था, पर मैं भी उसकी माँ थी। मैं समझ गई थी कि वो भी अंतरा के प्यार में पागल हो गया था। पता नहीं वो औरत कौन सा काला जादू करती थी कि हर एक मर्द उसका दीवाना हो जाता था। हालांकि अंतरा कबीर के साथ शादी करने वाली थी, इसलिए नैतिक पीछे हट गया था। वो कबीर की बहुत इज्जत करता था, सिर्फ इसलिए उसने कबीर से लड़ाई नहीं की थी। पर कर्मों की सज़ा सबको मिलती है। अंतरा को उसके पापों की सज़ा मिलकर रही, आखिर उसे मरना ही पड़ा। इतना बोलने के बाद किरण को अचानक एक ख्याल आया और उसने पूछा, लता, कहीं अंतरा की मौत के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं? लता ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा,
आपको लगता है कि अब मेरी वो सब करने की औकात रही है? आपको तो पता ही है कि कबीर ने हम माँ बेटी की क्या हालत कर दी है। गायत्री को इस नाइट क्लब में अमीर आदमियों को शराब पिलानी पड़ती है, मुझे यहाँ साफ सफाई करनी पड़ती है। क्या हम अंतरा का बाल भी बांका करने की हिम्मत कर सकते थे? किरण लता की बात से सहमत थी। उसने सोचते हुए कहा, पर अंतरा का मरना थोड़ा अजीब नहीं है? मेरा मतलब है कि होटल रूम में आग लगी थी, पर उसकी मौत हॉस्पिटल में हुई। अब आग लगने की वजह से मौत हुई या किसी और वजह से, यह भी ठीक तरह से पता नहीं। ना ही उसके बच्चे के बारे में कोई खबर है। मैंने बहुत कोशिश की पर आज तक वो बात मुझे हजम नहीं हो पाई। लता ने कहा, क्या फर्क पड़ता है किरण जी, अंतरा से आखिरकार हम सबको छुटकारा मिल गया, यह इम्पोर्टेंट बात है। यह सुनकर किरण बोली, ठीक कहा तुमने। उस अंतरा की वजह से मेरी सास ने मुझे बहुत जलील किया था। बुढ़िया हमेशा बोलती थी कि मैं जिंदल परिवार की बहू बनने के लायक नहीं हूँ, पर उसे वो अनपढ़ अंतरा बहुत पसंद थी। बुढ़िया उसे परिवार की जिम्मेदारी तक देने के लिए तैयार हो गई थी। अच्छा हुआ मर गई वो। किरण की बात सुनने के बाद लता ने भी अंतरा को दो चार गालियां दे दी ताकि किरण को अच्छा लगे। उसके बाद जाकर लता मुद्दे पर आई। वैसे किरण जी, क्या आप चाहती हैं कि जिंदल ग्रुप का बिजनेस आपके बच्चों को मिल जाए? किरण लता को घूरने लगी। चाहिए रहेगा भी तो क्या, बिजनेस तो पहले ही कबीर को मिल गया है, और वो भी कुछ कम चालाक नहीं है। वो अपनी कंपनी, रुद्र की कंपनी और जिंदल ग्रुप, तीनों को मर्ज करके सांप की तरह उस पर बैठ गया है। पर आज अचानक तुमने यह सवाल क्यों पूछा? बिजनेस मेरे बच्चों के नाम करने का तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या? लता के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रास्ता तो है, पर थोड़ा टेढ़ा है। यह सुनकर किरण ने कहा, पहले मुझे बताओ कि प्लान क्या है। मेरे बच्चों को भले ही जिंदल परिवार की दौलत नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहिए। बताओ क्या करना है? लता ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि कबीर की सेहत काफी कमजोर हो गई है। किरण ने मजाक उड़ाया। हाँ, अंतरा की जान बचाने के लिए हीरो बनकर आग में कूद गया था। अंतरा तो बची नहीं, पर उसकी खुद की जान मुश्किल से बच पाई है। अभी तक रिकवर नहीं हुआ। एक मिनट, कहीं तुम्हारा यह प्लान तो नहीं कि कबीर को जान से मारकर उसका बिजनेस मेरे बच्चों के नाम किया जाए? लता तुरंत बोल पड़ी, किरण जी, इतने भी कड़वे शब्द इस्तेमाल मत करो। मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। जिंदल परिवार का असली वारिस आपकी कोख से जन्मा है, लेकिन फिर भी आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। इस नाइंसाफी से मेरी जान जलती है। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी। किरण अपनी आंखें छोटी करके लता को घूरने लगी। पहले वो लता से बहुत बार धोखा खा चुकी थी, इसलिए अब वो तुरंत उस पर भरोसा नहीं करती थी। उसने लता से कहा, तुम्हें हमारे परिवार के मामलों के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे मुद्दे की बात करो। तुम्हारे पास क्या तरीका है यह बताओ। पर इतना याद रखना कि अगर उससे किसी को कोई तकलीफ होने वाली होगी तो मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं हो सकती। लता ने जवाब में कहा, आप बेफिक्र रहिए, इस रास्ते से किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। मैं आपको कोई गैर कानूनी काम करने के लिए नहीं कह रही। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। कानून कहता है कि अगर किसी वजह से पति की मौत हो जाती है तो उसका सारा रुपया, पैसा, जायदाद सब कुछ अपने आप पत्नी के नाम हो जाता है। अब कबीर की तो वैसे ही तबीयत खराब रहती है, तो सोचिए कि उसे अचानक से कुछ हो जाए और वो चल बसे, तो उसका जो कुछ है सब उसकी पत्नी का हो जाएगा। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि कबीर की शादी हमारी चुनी हुई किसी लड़की से करवानी होगी। उसके बाद जब कबीर मर जाएगा तब उस लड़की की आपके नैतिक के साथ शादी करवा देंगे और फिर सारी जायदाद नैतिक के नाम पर ट्रांसफ़र करवा देंगे। अगर उसके लिए उस लड़की को थोड़े बहुत पैसे देने पड़े तो हर्ज क्या है, एकदम फुल प्रूफ प्लान है। यह सुनकर किरण सोचने लगी कि वाकई में यह प्लान कितना काम करेगा। लता ने किरण को भरोसा दिलाने के लिए आगे कहा, अभी 2 दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा, एक बिजनेसमैन बीमारी के चलते गुजर गया। मरने से पहले उसने वसीयत बनाई थी जिसमें उसने अपनी सारी दौलत
अपनी काम वाली के नाम कर दी, जो कि उसका ख्याल रखती थी। उस बिजनेसमैन के परिवार को 1 रुपया भी नहीं मिला। यह सुनते ही किरण ने एक झटके से लता की तरफ देखा। सच में ऐसा हुआ? लता ने कहा। बिल्कुल, आप चाहे तो वो न्यूज़ इंटरनेट पर पढ़ लो। वो आदमी बिल्कुल कबीर की तरह था। उसकी अपने परिवार के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। वो अपने परिवार वालों से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था और दूसरी तरफ अपनी काम वाली को फैमिली मेंबर की तरह मानता था, क्योंकि वही उसका ध्यान रखती थी। इसलिए उसने अपना सब कुछ उसे दे दिया और उसका परिवार देखता रह गया। यह बात सुनकर किरण को सबसे पहले डेविड याद आया। वो कबीर के साथ पिछले 10 साल से काम कर रहा था। कबीर का असिस्टेंट, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सब कुछ वही था। आग वाले हादसे के बाद से डेविड ही उसका बिजनेस और बाकी सब काम संभालता था। और अगर परिवार की बात करें तो कबीर सिर्फ दादी के करीब था, पर दादी की तबीयत के चलते वो कभी भी स्वर्ग सिधार सकती थी, तो कबीर का सबसे करीबी सिर्फ डेविड बचता था। यह सब सोचकर किरण को लता की बात पर लगभग भरोसा हो गया था। पर वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अतीत में किरण को लता की चालाकी के बहुत कड़वे अनुभव हुए थे। भले ही लता के साथ उसकी फिर से दोस्ती हो गई थी और वो आए दिन उसे पैसे देकर मदद भी कर देती थी, पर पैसे की बात अलग थी। किरण ऐसा मान लेती थी कि उसने किसी को पैसे दान कर दिए हैं, पर अब वो यह बात अच्छी तरह समझ गई थी कि अगर परिवार का कोई मामला हो तो लता से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। किरण को समझ आ गया था कि लता ने बेवजह तो अपना दिमाग लगाकर इतना बड़ा प्लान नहीं बनाया होगा। उसने लता से सीधा पूछ लिया, जब इतना सब पता ही दिया है तो यह भी बता दो कि यह सब करने के पीछे तुम्हारा क्या फ़ायदा है? लता ने बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहा, इतने सालों बाद भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना किरण जी? इसके पीछे मेरा तो बस एक ही इरादा है कि आपका भला हो। मैं बस यह चाहती हूँ कि आपके साथ वैसा ना हो जैसा उस बिजनेसमैन के परिवार के साथ हुआ था। किरण अभी भी दुविधा में थी कि वो लता पर भरोसा करे या नहीं। उसने पूछा, चलो बताओ कैसे और क्या करना है? लता मुस्कुराई। बहुत आसान है किरण जी। आपको बस एक भरोसेमंद लड़की ढूंढनी है जो पूरी तरह आपके काबू में हो। फिर उसकी और कबीर की शादी करवानी है। किरण ने ताना मारा। और अब तुम कहोगी कि गायत्री से ज़्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है ना? मतलब तुमने अपना दिमाग इसलिए लगाया है ताकि अपनी बेटी की जिंदल परिवार में शादी कराने का तुम्हारा अधूरा सपना पूरा कर सको, है ना? लता ने तुरंत नकार दिया। बिल्कुल नहीं किरण जी, मैं मानती हूँ कि गायत्री का अब नाम खराब हो चुका है। वो आपके घर की बहू बनने के लायक नहीं है। अब हम दोनों माँ बेटी को अपनी ज़िंदगी में कोई झंझट नहीं चाहिए। आप अपने पसंद की कोई भी लड़की ढूंढ लो। वैसे भी कबीर आपका सगा बेटा नहीं है। अगर आपने उसके लिए लड़की ढूंढी तो आपके साथ उसका रिश्ता भी सुधर जाएगा और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। यह सुनने के बाद किरण को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि सब लोग जानते थे कि गायत्री पिछले 4 सालों से नाइट क्लब में काम करती थी। उसकी गिनती अब बाजारू औरतों में की जा सकती थी। आखिरकार किरण को विश्वास हुआ कि लता का कोई गलत इरादा नहीं है। अब उसे लता से सावधानी बरतने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और लता को दे दिए। लता नाटक करने लगी। अरे किरण जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? किरण ने कहा, वैसे भी मैं इसे मंदिर में दान करने जा रही थी, पर तुम्हें फ़िलहाल पैसों की ज़रूरत है और ज़रूरतमंदों को पैसा देना भी एक तरह का दान ही हुआ ना। यह कहकर किरण ने सनग्लासेस पहने और अपने पर्स से स्कार्फ निकालकर अपने सर और चेहरे पर लपेट लिया और कहा, अब मैं निकलती हूँ। लता उसे बाहर छोड़ने जा रही थी, पर किरण ने मना कर दिया। तुम क्या चाहती हो कि कल के न्यूज़पेपर में खबर आ जाए कि जिंदल परिवार की मालकिन तुमसे मिलने ऐसे नाइट क्लब में आती है? यह सुनकर लता को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखी और किरण को बाहर जाते देखती रही। माँ, किरण कितने पैसे देकर गई?
किरण के चले जाने के बाद गायत्री जल्दी से वहां आई और लता से यह पूछा। किरण के दिए हुए पैसे लता ने गायत्री के हाथ में रख दिए। गायत्री खुशी खुशी पैसे गिनने लगी, पर पैसे गिनने के बाद गायत्री के चेहरे की मुस्कुराहट की जगह हैरानी ने ले ली। बस सिर्फ 5,000 रुपये? भीख दे रही है क्या हमें? लता ने उसे घूरते हुए कहा। कभी तो अक्ल का इस्तेमाल कर गायत्री। तुझे बिना किसी के साथ सोए 5,000 रुपये मिल रहे हैं। मुफ्त में मिले पैसे भी तुझे कम लग रहे हैं। यह कहते हुए लता नाइट क्लब के पीछे से बाहर निकली। गायत्री भी उसके पीछे गई। वहां पर एक छोटा सा रूम था जहां पर लता और गायत्री रहते थे। वहां पर एक टूटा हुआ बेड, एक टेबल और एक अलमारी थी। वो रूम इतना छोटा था कि दो लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे। एक वक्त था जब दोनों माँ बेटी पाली हिल जैसे इलाके के बंगलों में रहते थे, और अब उनकी यह हालत हो गई थी कि ऐसी घटिया जगह पर रहना पड़ रहा था। यह याद आते ही गायत्री ने अपने दांत पीस लिए। उस कमीनी यंत्रा ने हमारी यह हालत कर दी और खुद मर गई। उससे बदला लेने का भी मौका नहीं मिला। जी करता है कि उसकी अस्थियां ढूंढ कर लाऊं और कुत्तों को खिला दूं। लता ने कहा। अंतरा मर गई तो क्या हुआ? अभी भी हम बदला ले सकते हैं। यह सुनकर गायत्री कंफ्यूज हो गई और लता की तरफ सवालिया नजर से देखने लगी। लता ने कहा, अंतरा मर गई तो क्या हुआ? अभी भी हम बदला ले सकते हैं। यह सुनकर गायत्री ने कंफ्यूज होकर लता की तरफ देखा और पूछा, पर माँ वो तो मर चुकी है ना, अब उसके साथ कैसे बदला लेंगे? लता ने कहा, तू भूल गई कि उसका एक मामा अभी भी जिंदा है, जो कि तेरा चाचा भी है। अब बंसल परिवार में वो सिर्फ अकेला बचा हुआ है। हम अंतरा से बदला नहीं ले सकते, पर उसके मामा का जीना हराम तो कर ही सकते हैं ना। इससे अंतरा की आत्मा तड़प उठेगी। गायत्री की आंखों में चमक आ गई, पर तुरंत ही उसे एक ख्याल आया। लेकिन माँ, कबीर अंतरा से इतना प्यार करता था कि वो उसके मामा का भी अच्छे से ख्याल रखता होगा। अगर हमने सुधीर के साथ कुछ किया और कबीर को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। इसके जवाब में लता ने कहा, अभी अभी मुझे किरण बोल कर गई है कि कबीर की तबीयत अब दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। वो पहले अपनी तबीयत का ध्यान रखेगा या सुधीर का? यह सुनते ही गायत्री में अचानक ही एक नई फुर्ती आ गई। यह तो तुमने सही कहा माँ। तो बताओ हमें क्या करना है? लता के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। बहुत आसान है। 4 साल पहले महेश अंतरा को मारकर हमें फंसाना चाहता था। इस बार हम भी उसके साथ वैसा ही कुछ करेंगे। दूसरी तरफ ऋषभ का एक्सीडेंट होने के 2 दिन बाद आखिरकार अंतरा को ऋषभ की तबीयत के बारे में पता चला। अंतरा अभी भी मिस्टर शैडो के साथ हॉस्पिटल में थी। विक्रांत का फोन आते ही वो वार्ड से बाहर निकल गई थी। विक्रांत ने उसे बताया, अब ऋषभ ठीक है, उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, हम लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। अंतरा ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन एक्सीडेंट का क्या? मेरा मतलब है कि ऋषभ के ऊपर कोई केस? अंतरा को डर था कि ऋषभ को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सीडेंट में कुल मिलाकर 9 लोग मारे गए थे। विक्रांत ने कहा, दरअसल यह एक्सीडेंट ऋषभ की वजह से नहीं हुआ था। एक ओवरलोडेड ट्रक था जो कि पीछे से बहुत तेजी से आया था और बहुत सारी गाड़ियों को पीछे से टक्कर मारी थी। ऋषभ का रियर व्यू मिरर में ध्यान पड़ते ही उसने गाड़ी काफ़ी तेजी से चलाकर साइड में लेने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसकी गाड़ी पर ज़्यादा बड़ी टक्कर नहीं लगी और उसकी जान बच गई। कोर्ट कचहरी की भी फिक्र मत करो, ऋषभ के ऊपर कोई केस नहीं होगा। यह सुनने के बाद अंतरा ने चैन की सांस ली। विक्रांत ने आगे कहा, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी अंतरा, अब से तुम ऋषभ से कभी मत मिलना। यह सुनकर अंतरा चौंक गई। विक्रांत ने हिचकिचाते हुए अपनी बात जारी रखी, वो क्या है कि मैं कैसे समझाऊं? दरअसल बात यह है कि मेरे परिवार वालों को लगता है कि एक औरत की वजह से ऋषभ ने उनके साथ 4 साल तक बात भी नहीं की, और अब यह कार एक्सीडेंट। अगर साफ साफ कहूँ तो मेरे परिवार पर तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन नहीं है। मुझे पता है कि तुमने ऋषभ से कभी नहीं कहा था कि वो अपने परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दे, वो उसका खुद का फैसला था, पर मैं अपने घर वालों का नज़रिया नहीं बदल सकता। आई होप कि तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो। अंतरा ने गहरी सांस ली और विक्रांत को भरोसा दिया,
मैं समझती हूँ आज के बाद मैं ऋषभ से कभी नहीं मिलूंगी। यह बोलने के बाद अंतरा ने फ़ोन रखा। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो तो ऋषभ से मिलने नहीं जाएगी, पर ऋषभ को कौन रोक पाएगा। उसके ठीक होते ही वो ज़रूर अंतरा से मिलने आएगा। वो यह सब सोचते हुए वापस मिस्टर शैडो के वार्ड में गई। वहां पर एक नर्स अभी भी अंदर आई थी और बेड के साइड वाले टेबल पर पड़ी दवाइयां चेक कर रही थी। नर्स ने मिस्टर शैडो से पूछा, सर आपने सुबह से कुछ खाया तो नहीं ना? मिस्टर शैडो के बदले अंतरा ने जवाब दिया, उन्होंने कुछ नहीं खाया क्योंकि रात को ही हमें बताया गया था कि आज सुबह टेस्ट के लिए आप लोग ब्लड कलेक्ट करने वाले हो। नर्स ने कहा, जी मैं उसी के लिए पूछ रही थी, मैं अभी ब्लड कलेक्ट कर लेती हूँ। यह बोलने के बाद नर्स ने तुरंत एक इंजेक्शन तैयार किया और मिस्टर शैडो के हाथ में सुई डाली। तुरंत ही गहरा लाल खून इंजेक्शन में भरने लगा। इसी के साथ अंतरा थोड़ी डर गई। नर्स मुस्कुराई, मिस्टर जिंदल आप बहुत लकी हो, आपकी वाइफ आपको थोड़ी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए अंतरा की तरफ देखा। अंतरा ने नर्स से कह दिया, मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ। नर्स ने तुरंत माफ़ी मांगी, ओह सॉरी, हर बार आप ही मिस्टर जिंदल के साथ यहाँ आती हो और दिन रात यहाँ रहती हो तो मुझे लगा आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। अंतरा कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। एक आदमी और एक औरत एक कमरे में रहते हो, भले ही फिर वो हॉस्पिटल का वार्ड ही क्यों ना हो, तब भी लोगों को गलतफहमी हो ही जाती है। ऊपर से हॉस्पिटल वालों को पता था कि मिस्टर शैडो के फ़ोन में सिर्फ अंतरा का नंबर सेव्ड है, तो फिर अंतरा उन लोगों को क्या क्या समझाने बैठती। अंतरा ने तो कुछ बोला नहीं, पर मिस्टर शैडो ने कह दिया, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। यह सुनकर नर्स बोली, ओह मतलब आप दोनों की शादी होने वाली है, कॉन्ग्रेट्स। और सर मैं समझती हूँ कि शादी से पहले वाला टाइम लड़का लड़की के लिए गोल्डन पीरियड होता है। इस वक्त पूरा पूरा दिन बात करके भी जी नहीं भरता, पर फिर भी अगले कुछ दिनों तक आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, यह आपको वोकल कॉर्ड्स के लिए हानिकारक है। यह सुनकर मिस्टर शैडो मुस्कुराया। नर्स का काम खत्म हो गया था, इसलिए वो वार्ड से निकल गई। उसके जाने के बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा की तरफ देखा। अंतरा का चेहरा देखकर ही मिस्टर शैडो समझ गया कि वो क्या सोच रही है। मिस्टर शैडो ने उसे दिलासा दिया, फिक्र मत करो, ऋषभ जल्द ही ठीक हो जाएगा। अंतरा ने उसकी तरफ देखा और अचानक से पूछा, आप कल मुझे ऋषभ के पास क्यों लेकर जा रहे थे? मिस्टर शैडो ने जवाब में कहा, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही थी तो जाहिर सी बात थी कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाता। अंतरा ने पूछा, आपको डर नहीं था कि मैं ऋषभ का ध्यान रखने के लिए उसके पास ही रुक जाऊंगी? मिस्टर शैडो ने इस सवाल का जवाब देने के बदले उल्टा सवाल पूछा, तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर पाती? अंतरा ने कह दिया, मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं दूंगी। मिस्टर शैडो ने उसे ज़्यादा जोर नहीं दिया। फिर कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। अचानक मिस्टर शैडो ने कहा, अंतरा तुम जाकर कुछ खा क्यों नहीं लेती? अंतरा ने कह दिया कि उसे भूख नहीं है। मिस्टर शैडो ने थोड़ा जोर दिया, कभी कभी भूख ना होने पर भी खाना पड़ता है। अंतरा ने देखा कि मिस्टर शैडो थोड़ा बेचैन था। उसने पूछा, आपको भूख लगी है क्या? मिस्टर शैडो थोड़ा शर्मिंदा हो गया, नहीं, वो मुझे वॉशरूम जाना था। यह सुनने के बाद अंतरा को समझ आया कि मिस्टर शैडो खाना खाने के बहाने उसे कमरे से बाहर भेजना चाहता था। वो उठी और बोली, मैं एक दो कॉल्स करके आती हूँ। इतना बोलकर वो बाहर आ गई और कॉरिडोर के बेंच पर बैठ गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ ईमेल्स का रिप्लाई किया। उसके बाद उसने व्हाट्सएप खोला। उसमें निशांत का मैसेज था कि प्रोजेक्ट का काम अच्छे से चल रहा है और अंतरा को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक से आराम करे। यह पढ़कर अंतरा हैरान रह गई। उसने तो निशांत से यह कहा ही नहीं था कि वो बीमार है। जरूर यह डेविड का काम होगा। फिर भी अंतरा ने उसे रिप्लाई में थैंक यू कह दिया। अचानक अंतरा को एहसास हुआ कि जब से वो वापस आई है तब से ऑफिस में उसे संजीव नहीं दिखा और वह निशांत से पूछना भी भूल गई थी कि संजीव कहाँ है। उसने तय किया कि अगली बार जब वो ऑफिस जाएगी तब निशांत से ज़रूर पूछ लेगी। लगभग आधा घंटा पास बीतने के बाद उसे लगा कि अब तक मिस्टर शैडो वॉशरूम से वापस आ गया होगा। वो वैन से उठकर वापस वार्ड की तरफ गई।
पर वार्ड के दरवाजे से देखा तो अंदर कोई नहीं था। अंतरा ने दरवाजे पर नॉक किया। मिस्टर जिंदल, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर एक बार नॉक किया, पर कोई जवाब नहीं। अंतरा अंदर गई। उसने बाथरूम की तरफ देखा। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर लाइट चल रही थी। उसे मिस्टर सैडो की एकदम धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। दादी, अंतरा अभी बिजी है, वो फ़ोन पर बात नहीं कर सकती। हाँ हाँ, जब मेरे पास टाइम होगा तो उसे आपके पास लेकर आऊँगा। अभी उसका एक खास दोस्त मुसीबत में है। नहीं नहीं, शादी के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। मैं अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ हूँ और अंतरा भी तैयार नहीं है। मुझे पता है कि आपको परपोता चाहिए, पर ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं की जाती। मेरे गले को कुछ नहीं हुआ, वो तो ठीक से सोया नहीं था इसलिए ऐसी आवाज़ हो गई है। आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। नहीं दादी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में ठीक हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं तो डेविड से पूछ लो। हाँ हाँ, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, बाद में आकर मिलता हूँ। इसके बाद मिस्टर शैडो ने फ़ोन रख दिया और फिर ज़ोर से खांस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी देर से अपनी खांसी रोककर फ़ोन पर बात कर रहा था ताकि दादी को कोई शक ना हो। बाहर आने के लिए जैसे ही मिस्टर शैडो ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने अंतरा खड़ी दिखी। वो थोड़ा हड़बड़ा गया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंतरा ने सीधा पूछ लिया। दादी फिर से आपको शादी के लिए बोल रही हैं? मिस्टर शैडो ने एक आह भरी। हाँ, इस उम्र में वैसे भी इंसान एक ही बात दोहराता रहता है। दादी भी वही बोल रही थी कि उसे जल्द से जल्द उसका परपोता चाहिए। पर तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा कि ऐसे किसी को शादी के लिए जोर नहीं दे सकते। अंतरा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बदले वो बोली, आपको डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है ना? मुझे फ़ोन दे देना चाहिए था, मैं दादी से बात कर लेती। मिस्टर शैडो ने कहा। नहीं, ठीक है, मुझे बात करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है। इसके बाद दोनों वापस खामोश हो गए। 4 साल पहले दोनों एकदम उल्टे थे। वो एक दूसरे से कोई भी बात शेयर कर सकते थे, पर अब उन लोगों को बात करने के लिए टॉपिक भी सोचना पड़ता था। माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया था। अंतरा दरवाजे के बाहर खड़ी थी और मिस्टर सैडो अंदर। अचानक अंतरा को इस बात का एहसास हुआ और वो तुरंत मुड़ गई। वो मेरा इस तरह से बाथरूम के पास आने का कोई इरादा नहीं था। कमरे में आपको देखा नहीं तो मुझे डर लगा कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए। मिस्टर सैडो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अंतरा ने कह दिया, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो बस। मिस्टर सैडो ने अंतरा का कमज़ोर बहाना बीच में ही काट दिया। मेरी फिक्र करने की तुम्हारे पास जो भी वजह हो, उसके लिए मैं खुश हूँ। अंतरा ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं पहले भी आपसे बहस नहीं कर पाती थी, आज भी नहीं कर पाऊंगी। खैर, चलिए मैं आपको बेड तक ले चलती हूँ। यह कहते हुए अंतरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिस्टर सैडो ने कहा, नहीं, अभी मैंने नहाया नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए बाहर भेज दिया था क्योंकि मुझे दादी से बात करनी थी। अंतरा थोड़ी हैरान हुई। अब आप मेरे सामने दादी से भी बात नहीं कर सकते? मिस्टर सैडो ने उसे बताया, ऐसी बात नहीं है, पर दादी हम दोनों की शादी और बच्चे के लिए जिद पर अड़ गई है और मैं जानता हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही दयालु हो, पर मैं यह नहीं चाहता कि तुम दादी के दबाव में आकर मुझसे शादी करो। यह सुनकर अंतरा ने हैरानी से मिस्टर सैडो की तरफ देखा। यह सुनकर अंतरा ने मिस्टर सैडो की तरफ देखकर कहा, उस दिन सिर्फ दादी माँ के लिए ही मैं आपके साथ जिंदल हाउस आई थी। मिस्टर सैडो ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जानता हूँ। तुम्हें पता है, इन दिनों हॉस्पिटल में लेटे लेटे मैंने बहुत सोचा, अपने आप से बहुत सवाल किए और मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने हमेशा तुम्हारी नेक दिली का फ़ायदा उठाया है। पर ऋषभ ने कभी ऐसा नहीं किया। वो तुम्हें पसंद करता था तो उसने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी। तुमने उसे मना कर दिया तो वो वापस तुम्हारा दोस्त बन गया। तुम्हारे साथ हादसा हुआ तो तुम्हें एक नई जिंदगी देने में ऋषभ ने मदद की और 4 साल तक तुम्हारे साथ रहा।
पर उसने कभी भी किसी तरीके से तुम पर जोर नहीं दिया कि तुम उसे अपना लो। यह सब सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैं तो ऋषभ से बराबरी भी नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद मिस्टर सैडो एक पल के लिए रुका और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। ऊपर से अब मेरा शरीर और सेहत भी पहले जैसी नहीं रही। पता नहीं मैं तुम्हें जिंदगी भर सुरक्षित रख पाऊंगा भी या नहीं। हो सकता है मैं तुम्हें छोड़कर पहले ही गुजर जाऊं। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें ऋषभ के साथ लंदन वापस जाना है तो भेज दूंगा, ताकि तुम एक सुकून भरी जिंदगी जी सको। पर इतना सब कुछ सोचने के बाद भी मैं अपनी खुदगर्जी से हार गया, क्योंकि तुम्हें वापस पाना मेरे लिए आसान नहीं था। इसलिए मैं ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकता। मिस्टर सैडो ने अपने मन में दबाई हुई बातें उगल दी। तब जाकर उसे थोड़ी शांति मिली। उसने कहा, मैं दुविधा में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। इसलिए मैं आखिरी फैसला तुम पर छोड़ रहा हूँ। तुम ही तय करो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी किसके साथ बितानी है, और तुम्हें दादी को ध्यान में रखकर फैसला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो बेफिक्र होकर चली जाना। दादी को मैं संभाल लूँगा। अंतरा ने अपनी आंखें मूंद ली। अब आप बोलना बंद कीजिए। डॉक्टर के मना करने के बावजूद आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? और रही बात मेरी, तो आपको इतना कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। माना कि मैं नरम दिल हूँ, पर मैं हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहने वाली। अब मेरे खुद के भी कुछ उसूल हैं। मैं अपने फैसले खुद लूँगी। आपको मुझे कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर सैडो ने हामी भरी और कहा, खैर अब तुम बाहर जा सकती हो। मुझे नहाना है। अंतरा ने कहा, मुझे बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपको अचानक से मेरी ज़रूरत पड़ी तो बाहर तक आपकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। मैं दरवाज़ा बंद करके बाहर से कड़ी लगा देती हूँ। जब भी आपको बाहर आना हो तो मुझे बता देना। मैं यहीं रूम में हूँ, और घबराइए मत। इस बार आपके बोले बिना बाथरूम के नज़दीक भी नहीं आऊँगी। मिस्टर शैडो ने ज़्यादा बहस ना करते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। अंतरा खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसे ख्याल आया कि प्यार भी कितनी अजीब चीज़ है। एक वक्त था जब मास्क पहने मिस्टर शैडो से उसे प्यार हो गया था। ना अंतरा ने कभी उसका चेहरा देखा था, और ना ही वह उसके बारे में एक भी बात जानती थी। दूसरी तरफ ऋषभ था। पहली मुलाकात में ही अंतरा को पता चल गया था कि वो कौन है, क्या करता है, और इतने सालों के बाद वो ऋषभ के स्वभाव को भी अच्छी तरह समझ गई थी। भले ही ऋषभ को गुस्सा जल्दी आ जाता था, पर अंतरा के साथ वो हमेशा एकदम प्यार से पेश आता था। लेकिन फिर भी आज तक वो ऋषभ से प्यार नहीं कर पाई थी। पर अंतरा कर भी क्या सकती थी? किसी को प्यार करना इंसान के हाथ में नहीं होता। प्यार तो अपने आप हो जाता है, जैसे कि अंतरा को हो गया था। उसके दिल में पहले से किसी ने वो जगह ले ली थी, और उसके होते हुए कोई और अंतरा के दिल में नहीं आ सकता था। अंतरा ने सोचा कि भले ही विक्रांत ने उसे ऋषभ से मिलने से मना कर दिया था, पर कम से कम एक बार ऋषभ से मिलकर उसे समझाना पड़ेगा। इसी वक्त दूसरे हॉस्पिटल में विक्रांत ऋषभ से मिलने आया था। वो उसके लिए घर से खाना भी लाया था। विक्रांत के घर का महाराज पिछले 10 साल से उनके यहाँ काम कर रहा था। उसे पता था कि ऋषभ को क्या खाना पसंद है, इसलिए उसने ऋषभ की फेवरेट डिशेस बनाकर भेजी थी। विक्रांत ने बेड पर पड़े अपने भाई की तरफ देखा, और उसके मुंह से एक बेबसी की आह निकल गई। ऋषभ के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थी। वो सिर्फ अपनी आंखों से गुस्सा निकाल सकता था। विक्रांत ने टिफिन खोला और कहा, पहले खाना खा लो, बाद में मुझे जितना घूरना है घूर लेना। ऋषभ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने खाना खाने से मना कर दिया। विक्रांत ने अपने कंधे उछाले और वापस टिफिन बंद करने लगा और कहा, नहीं, खाना मत खाओ। जब भूख लगे तब नर्स से मांग लेना। मैं निकल रहा हूँ। यह बोलकर विक्रांत खड़ा हो गया। ऋषभ तुरंत शांत हो गया और उसने विक्रांत को रोका। भाई, तुम सच में जा रहे हो? विक्रांत ने कहा। तुम्हें खाना नहीं है तो मैं रुक कर क्या करूँगा? मैं तुम्हारे लिए अपना काम छोड़कर घर गया, वहां से खाना लेकर यहाँ आया, पर तुम्हें कदर ही कहाँ है। अब कल से मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऋषभ ने भी कह दिया।
हाँ हाँ, तुम्हें तो अपनी उस बेवकूफ़ सेक्रेटरी के साथ ऑफिस में टाइम पास करने के लिए बहाना चाहिए। तुम मेरे लिए यहाँ क्यों आओगे? यह सुनते ही विक्रांत ने ऋषभ को टपली मारी। क्या कहा तुमने? ऋषभ करहा उठा। आउच! एक घायल आदमी को मार रहे हो। विक्रांत ने उसे टोका। भाभी माँ समान होती है। तन्वी तुम्हारी होने वाली भाभी है और तुम उसे बेवकूफ़ कह रहे हो। ऋषभ ने ताना दिया। अच्छा, तो अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करके मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। मेरी हालत पर तुम्हें दया नहीं आ रही? यह सुनकर विक्रांत के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने धीरे से टॉपिक बदल दिया। तुम्हारी इस हालत के पीछे तुम्हारी ड्राइविंग जिम्मेदार है। मैं तुम्हें हमेशा से कहता आया हूँ कि गाड़ी आराम से चलाया करो। ऋषभ ने कहा। अगर मैंने इस बार गाड़ी तेज नहीं चलाई होती तो मेरी जान जा सकती थी। तुम्हें पता है मेरी गलती नहीं थी, फिर भी तुम मुझे ही टोक रहे हो। विक्रांत ने जवाब में कहा। हाँ, तो तुम्हारे भले के लिए ही टोक रहा हूँ। ऋषभ ने कहा। हाँ हाँ, पता है। अब तुम बैलगाड़ी की तरह गाड़ी चलाने लगे हो, पर यह भूल रहे हो कि एक वक्त था जब तुम भी मेरे साथ रेस लगाया करते थे। ऋषभ ने कहा। हाँ, मैं अब गाड़ी बहुत आराम से चलाता हूँ, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ अपना जीवन साथी है, जिसकी मुझ पर जिम्मेदारी है। उसका ख्याल रखने के लिए मुझे खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया। यह तो तुमने सही कहा। अगर उस वक्त अंतरा मेरे पास वाली सीट पर बैठी होती तो मैं भी गाड़ी धीरे चला रहा होता। जिस मुद्दे पर विक्रांत बात नहीं करना चाहता था, ऋषभ ने वही छेड़ दिया। विक्रांत ने कहा। अब तुम्हें अंतरा को भूल जाना चाहिए। ऋषभ ने एक झटके से विक्रांत की तरफ देखा। क्या? पर क्यों? विक्रांत ने कहा। क्योंकि तुम दोनों की किस्मत में साथ रहना नहीं लिखा है। यह सुनते ही ऋषभ को फिर गुस्सा आया। तुम भी यही कह रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारा भाई मैं हूं या कबीर। विक्रांत ने तुरंत कहा। बिल्कुल तुम ही मेरे भाई हो, इसलिए तो तुम्हें समझा रहा हूं कि अंतरा को भूल जाओ। मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छी है, पर तुम उसके लिए सुटेबल नहीं हो। ऋषभ ने कह दिया। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। विक्रांत ने सीधा पूछ लिया। क्या वो तुमसे प्यार करती है? यह सुनकर ऋषभ नजरें चुराने लगा। हाँ, मतलब उसने मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कही थी। विक्रांत ने और जोर देकर अपना सवाल दोहराया। क्या वो तुमसे प्यार करती है? ऋषभ ने कह दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? विक्रांत ने कहा। तुम मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि अंतरा के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुई थी क्योंकि उस पर तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं। ऋषभ ने लापरवाही से कह दिया। तुम्हें जो समझना है समझो, पर सच्चाई यही है कि अंतरा मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने खुद मुझसे कहा है कि जैसे उसका यहाँ का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, हम दोनों वापस लंदन चले जाएंगे और जिंदगी भर साथ रहेंगे। विक्रांत ने कहा। 4 साल पहले अंतरा तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि कबीर की वजह से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। सच क्या है यह तुम और मैं दोनों जानते हैं। अगर तुमने कबीर के खिलाफ अंतरा के कान ना भरे होते तो क्या वो तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी होती? कुछ देर के लिए ऋषभ खामोश हो गया और फिर उसने कहा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उसे झूठ कहा था कि कबीर ने उसकी और उसके बच्चे की जान बचाने से मना किया है, पर ऐसा मैंने कबीर की वजह से ही कहा था। उस वक्त अंतरा कबीर के बच्चे की मां बनने वाली थी, फिर भी कबीर का दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को होटल सहारा की लॉबी में देखा था। कबीर ने अंतरा के साथ बेवफाई की थी। विक्रांत ने एक आह भरी। हमें जो दिखता है वो हर बार सच ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऋषभ चिढ़ गया। भाड़ में जाए सच। अंतरा जैसी दिखने वाली औरत के साथ कबीर का चक्कर चल रहा था, यही हकीकत है बस। विक्रांत ने कहा। वो हकीकत नहीं थी, तुम्हारा वहम था। तुम्हें पता भी है वो औरत कौन है? ऋषभ ने कह दिया। नहीं पता, और मुझे जानना भी नहीं है। ऋषभ को नहीं सुनना था, फिर भी विक्रांत ने बताया। उसका नाम देविका है। जैसा कि तुमने कहा वो अंतरा जैसी दिखती है, इसलिए कबीर ने कुछ साल पहले उसकी मदद की थी। वो कर्जे में डूब गई थी। कबीर ने उसका कर्जा भी चुकाया और उसे काम भी दिलवाया था।
पर देविका बहुत लालची औरत है। उसे लगा कि कबीर ने उसकी इसलिए मदद की क्योंकि वो उसे पसंद करता है। वो कबीर का फायदा उठाने लगी, बहाने बनाकर और पैसे मांगने लगी। उसके बाद उसने रहने के लिए घर भी मांगा। यह सुनने के बाद ऋषभ ने बहस की, कबीर इतना भी भोला आदमी नहीं है कि ऐसी औरत के इरादों को पहचान ना पाए। विक्रांत ने कहा, सही कहा तुमने, पर फिर भी वो उसकी मदद करता रहा। पता है क्यों? ऋषभ ने कहा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो अंतरा जैसी दिखती है। विक्रांत ने अपना सर ना में हिलाया। सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि देविका की जिंदगी भी बिल्कुल अंतरा जैसी थी। देविका का बाप जुआरी था, उसके भाई ने हर जगह से कर्जा ले रखा था और यह सब चुकाने की जिम्मेदारी देविका की थी। यह सब सुनकर ऋषभ ने कटाक्ष किया, बस बस आगे की कहानी मत बताना, मेरी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। अगर कबीर इतना ही दयालु इंसान है तो मुंबई के हर सिग्नल पर खड़े भिखारियों की मदद करके मुंबई से गरीबी क्यों नहीं दूर कर देता? भाई तुम मानो या ना मानो, पर सच्चाई तो यही है कि उसके देविका की सिर्फ इसलिए मदद की थी क्योंकि वो अंतरा जैसी दिखती है। विक्रांत ने ऋषभ को समझाया, तुम कुछ भी कहो, पर तुम जानते ही होगे कि कबीर अंतरा को बचपन से प्यार करता है। यह सुनकर ऋषभ को हंसी आ गई। रिलेशनशिप कोई सरकारी योजना है कि पहले आओ पहले पाओ का हिसाब होगा? खैर, इन सब दलीलों से कोई फायदा नहीं होने वाला भाई। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैंने एक बार फैसला कर लिया तो कोई उसे बदल नहीं सकता। विक्रांत ने कहा, पर अगर हमारा परिवार ही अंतरा को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो? ऋषभ ने गुस्से में कह दिया, तो फिर मैं पूरे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम लोग भूल जाना कि ऋषभ नाम का कोई परिवार में था भी। अब विक्रांत को भी गुस्सा आ रहा था। जो औरत तुमसे प्यार भी नहीं करती, उसके लिए तुम उस परिवार से रिश्ता तोड़ना चाहते हो जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। यह सुनकर ऋषभ चुप हो गया। उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। विक्रांत ने आह भरी, तुम कितनी भी दलीलें दे लो ऋषभ, पर तुम्हें हकीकत तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि अंतरा के दिल में आज भी कबीर ही है। इसलिए तुम तो क्या, कोई भी वो जगह नहीं ले सकता। अब ऋषभ के पास शायद कोई दलील बची ही नहीं थी, पर अभी भी वो विक्रांत की बात माना था या नहीं, यह पक्का नहीं था। इस हॉस्पिटल में दोनों भाई खामोश हो गए थे, पर दूसरे हॉस्पिटल में मिस्टर शैडो और अंतरा बातें कर रहे थे। मिस्टर शैडो ने नहा लिया था और वापस अपने बेड पर आ गया था। अंतरा उसके लिए फ्रेश फ्रूट्स जूस लेकर आई थी। उसने वो गिलास भर कर मिस्टर शैडो को दिया। मिस्टर शैडो ने पूछा, बाय द वे, पिछले 4 साल में लंदन में तुम्हारी लाइफ कैसी रही? क्या क्या किया वहाँ? अंतरा ने सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं। आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और साथ में पार्ट टाइम जॉब, ताकि वहाँ सरवाइव कर सकूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने बचपन में पहुँच गई हूँ। तब भी मैं यही करती थी ना, पढ़ाई और जॉब। फ़र्क सिर्फ इतना था कि तब स्कूल था और अब कॉलेज। मिस्टर शैडो ने कहा, तुम हमेशा से काफ़ी मेहनती रही हो। वैसे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी? ऑक्सफोर्ड? जवाब में अंतरा ने कहा, वैसे तो मैं ऑक्सफोर्ड में ही पढ़ाई करना चाहती थी, पर मुझे लगा कि कैम्ब्रिज में आर्किटेक्चर पढ़ना बेहतर है। हालांकि कैम्ब्रिज की फीस काफ़ी ज़्यादा थी, ऊपर से आर्किटेक्चर पढ़ना कितना महंगा है यह तो आपको पता ही होगा। उसके टूल्स मटेरियल्स वगैरह खरीदने में बहुत पैसा लगता है। फिर भी मैंने वही यूनिवर्सिटी चुनी। मिस्टर शैडो ने पूछा, ऋषभ ने तुम्हारी मदद की होगी ना? अंतरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ याद करते हुए कहा, वो तो मदद करना चाहता था, पर मैं हर बार मना कर देती थी। वो हमेशा गुस्सा हो जाता और कहता कि मैं ज़िद्दी हूँ, पर मेरी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम के लिए तो मैं किसी दूसरे की मदद नहीं ले सकती ना। मिस्टर शैडो मुस्कुराया, मतलब मैं बहुत लकी हूँ। 4 साल पहले जब हम होटल सहारा में मिले थे, तब तुमने मेरी मदद को ठुकराया नहीं था। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, तब मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। पैसों की वजह से मामा का ऑपरेशन रुका हुआ था, मगर मैंने हॉस्पिटल का पेमेंट नहीं किया होता तो मामा का बचना नामुमकिन था। मामा को खुद को भी नहीं पता था कि उनकी प्यारी बेटी को उसका बाप एक
सिक्योरिटी गार्ड है। इस बात से शर्म आ रही थी, इसलिए उसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। उन दोनों माँ बेटी ने मामा को जिंदगी भर तड़पाया है। मामा को चैन की मौत नसीब हुई होगी या नहीं, यह भी नहीं पता। मुझे इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैं उनके आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं रह पाई। मिस्टर शैडो ने अंतरा को दिलासा दिया। तुम दुखी मत हो अंतरा, उनके आखिरी वक्त में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। यह सुनकर अंतरा ने एक झटके से मिस्टर शैडो की तरफ देखा। उसने कभी सोचा नहीं था कि मिस्टर शैडो भी बड़े मामा के गुजरने के वक्त उनके साथ था, क्योंकि आज तक अंतरा को यही लग रहा था कि सिर्फ सुधीर मामा बड़े मामा के साथ थे। मिस्टर शैडो ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं उस दिन बड़े मामा से मिलने गया था, पर प्लास्टिक सर्जरी की वजह से मेरा चेहरा बदल चुका था, इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाए। अंतरा अचानक सीधी बैठ गई और बेसब्री से पूछा, फिर क्या हुआ? आखिरी वक्त में वो कुछ बोले? मिस्टर शैडो ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही चल बसे। यह सुनकर अंतरा उदास हो गई। सब मेरी ही गलती है। मिस्टर शैडो ने उसे समझाया, तुम खुद को क्यों दोष दे रही हो? तुम्हारी कभी कोई गलती थी ही नहीं। उनकी यह हालत लता और गायत्री की वजह से हुई थी। अंतरा अपने आंसू रोक नहीं पाई। पर मामा ने इतनी तकलीफें उठाकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, और उनकी मौत के वक्त मैं ही उनके साथ नहीं थी। मिस्टर शैडो अंतरा के पास जाकर बैठ गया। उसने अंतरा का हाथ अपनी हथेली में लेकर उसे समझाया, हाँ, पर वो इस बात के लिए तुमसे नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें तो यही लगा था कि तुम खुद गुजर गई हो। हो सकता है कि वो तुम्हें मिलने के लिए ही स्वर्ग सिधार गए। इस बात ने अंतरा के दिल पर हथौड़े की तरह चोट की। अंतरा की आंखों से आंसू बहकर मिस्टर शैडो के हाथ पर गिरने लगे। वो अंतरा को समझाने लगा, अंतरा, अगर तुम इस तरह दुखी रहोगी तो बड़े मामा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? अंतरा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं दुखी नहीं हूँ। मुझे बस एक बात का अफसोस है कि 4 साल पहले मैं जल्दबाजी में यहाँ से चली गई थी, इसलिए लता और गायत्री से बदला नहीं ले पाई। पर अब मैं वापस आ गई हूँ। इस बार मैं लता और गायत्री को छोड़ूंगी नहीं। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। अब भी मैं वही कहूँगा जो मैंने तुम्हें 4 साल पहले कहा था। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इनफैक्ट तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं ही कर दूंगा। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तब भी मैंने यही कहा था कि मैं हमेशा आपके सहारे नहीं रह सकती, और इस बार भी यही कहूँगी कि मैं यह खुद करूँगी। यह कहने के बाद अंतरा ने आगे कहा, हम दोनों ही बहुत ज़िद्दी हैं। पता नहीं हम लोग बिना लड़े साथ में कैसे रह लेते थे। मिस्टर शैडो ने जवाब में कहा, क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे। वो वक्त बहुत खूबसूरत था। पिछले 4 साल मैंने उस वक्त को याद करके ही गुजारे हैं। वो यादें ही मेरे जीने का सहारा बनी थी। अंतरा ने हिचकिचाते हुए पूछा, आपके लिए पिछले 4 साल आसान नहीं रहे होंगे ना? मिस्टर शैडो हल्के से मुस्कुराया, मुझसे ज़्यादा डेविड के लिए वो मुश्किल वक्त था। वो बिजनेस भी संभालता था और साथ में मेरा ख्याल भी रखता था। मैं तो ज़्यादातर वक्त एक अपाहिज की तरह बस बेड पर पड़ा रहता था। यह शब्द सुनकर अंतरा को बहुत तकलीफ हुई। उसने मिस्टर शैडो को टोका, आप खुद को इतना ओछा क्यों कह रहे हो? मिस्टर शैडो ने जवाब में कहा, पहले मैंने कभी भी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा था। जब 5 साल की उम्र में आग में धकेल दिया गया था, तब भी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत पता थी। मुझे खुद पर भरोसा था कि एक न एक दिन मैं आहूजा परिवार से बदला लेकर रहूंगा, और मैंने लिया भी। पर 4 साल पहले उस हादसे के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान कितना भी काबिल बन जाए, पर कुछ चीज़ें उसके हाथ में नहीं होती। तब मुझे समझ आया कि मैं बेकार हूँ। अगर मैं अपने बीवी बच्चे को भी सुरक्षित नहीं रख पाया, तो फिर मुझ में और एक अपाहिज में क्या फ़र्क रह गया? अंतरा ने पूछा, मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि आपको आग से डर लगता है, तो फिर उस दिन मुझे बचाने के लिए आग में क्यों कूद गए थे? मिस्टर शैडो ने जवाब में कहा, डर का मतलब यह नहीं है कि मैं अपने प्यार को मरने छोड़ दूं। अंतरा कुछ बोले उसके पहले वार्ड का दरवाज़ा खोलकर एक नर्स अंदर आई। उसने कहा, मिस जैनी, सुधीर बंसल आपके रिलेटिव हैं? अंतरा चौंक कर खड़ी हो गई। जी, मेरे मामा हैं। पर आप यह क्यों पूछ रही हो? नर्स ने जवाब में कहा,
आप जल्दी से इमरजेंसी रूम में जाइए। अंतरा घबरा गई। पर हुआ क्या है? नर्स ने कहा। यह तो मुझे भी नहीं पता। मुझे इंटरकॉम पर कॉल आया था। उन्होंने आपका नंबर देकर बताया था कि आप उनके रिलेटिव हो। पर मुझे याद आया कि आप तो हॉस्पिटल में ही हो, इसलिए मैं आपको बताने चली आई। अंतरा ने एक टक मिस्टर सैडो से कहा। आप प्लीज़ यहीं रुकिएगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुलाऊंगी। तब तक आप कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है? इतना बोलने के बाद वो जल्दी से बाहर गई। अंतरा दौड़ती हुई इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। जाहिर सी बात थी कि उसे अपने मामा को लेकर बुरे ही ख्याल आने वाले थे। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि सुधीर बेड पर लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर काला हो गया था, जैसे कि धुएं की वजह से हो जाता है। एक नर्स उसके हाथ में ड्रेसिंग कर रही थी। अंतरा तुरंत सुधीर के पास गई। मामा, यह क्या हुआ? सुधीर ने जवाब में कहा। घर में आग लग गई बेटा। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर अंतरा ने राहत की सांस ली और पूछा, पर आग लगी कैसे? सुधीर ने कहा, पता नहीं बेटा, मुझे भी अजीब लग रहा है। घर में पंखा और लाइट के अलावा और कोई ऐसी चीज भी नहीं जिससे शॉर्ट सर्किट हो। ना ही चूल्हा जलाया था। अंतरा भी सोच में पड़ गई। अगर इन सब वजह से आग नहीं लगी तो फिर आग कैसे लगी होगी? सुधीर ने कहा, हो सकता है कि मोहल्ले के बच्चों ने पटाखा वटाखा जलाया हो। वो लोग बहुत शैतान हैं। यह मुमकिन था क्योंकि बंसल परिवार का घर चौल में था और मुंबई का चौल मतलब घनी आबादी वाली जगह। हालांकि अंतरा और सुधीर दोनों को यह नहीं पता था कि यह आग किसी पटाखे की वजह से नहीं लगी थी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। सुधीर का हाथ थोड़ा सा जल गया था। नर्स उसकी ड्रेसिंग कर रही थी। अंतरा ने टेबल से रुई का एक टुकड़ा उठाया और उसे गीला करके सुधीर का चेहरा साफ करने लगी। मामा, कहीं और तो चोट नहीं आई है ना? सुधीर ने जवाब में बताया। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या है कि हमारा घर पुराना हो गया है ना, तो लकड़ा वगैरह सड़ चुका है। जलता हुआ लकड़ा ऊपर से गिरा तो उससे बचने के लिए हाथ ऊपर कर दिया, उसी वजह से हाथ जल गया। यह सुनने के बावजूद अंतरा ने सुधीर को हर तरफ से देखा कि उसे कहीं और चोट तो नहीं आई। तब जाकर उसे राहत मिली। 4 साल पहले होटल सहारा में उसके कमरे में आग लगी थी। शायद उसके बाद से अंतरा के मन में आग का बहुत बड़ा डर बैठ गया था। अंतरा ने कहा भरी और कहा, मैं बाद में जाकर घर की हालत देख आऊंगी। आपके रहने का इंतजाम ना हो जाए तब तक आप मेरे साथ रहेंगे। सुधीर ने मना कर दिया। नहीं बेटा, तुम वैसे भी होटल में रहती हो, वहां पर अलग से रूम लेने का खर्चा मत करो। मैं अपने किसी दोस्त के घर चला जाऊंगा। अंतरा ने समझाया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मामा। मेरे रहने का खर्चा कंपनी दे रही है। हमें एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरा स्वीट काफ़ी बड़ा है। आपके लिए एक्स्ट्रा बेडरूम भी है। यह सुनकर सुधीर ने कहा, अच्छा तब तो ठीक है। पर तुम्हें मेरी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना बेटा? अंतरा ने कहा। कैसी बात कर रहे हो मामा? आपके साथ होने से मुझे कोई तकलीफ हो सकती है भला? सुधीर मुस्कुराया। अंतरा ने माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए मजाक में कहा, इसलिए आपको शादी करने के लिए कहती थी। अगर आज आपकी पत्नी होती तो कम से कम ससुराल जाकर तो रह सकते थे ना? यह सुनकर सुधीर हंस पड़ा। चल चल, खुद तो शादी कर नहीं रही और इस उम्र में मुझे शादी करवाना चाहती है। यह सुनते ही अंतरा ने कहा, मामा, आज अगर हमारी मुलाकात नहीं होती तब भी मैं आपसे मिलने आने वाली थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। सुधीर ने कहा। हाँ तो बोलो ना बेटा। अंतरा ने हिचकिचाते हुए बताया। दरअसल बात यह है मामा कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। यह सुनते ही सुधीर दंग रह गया। क्या? किसके साथ?